फ्रेंड, आज फिर से हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 देखने वाले हैं। इडुटेरिया का बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, सचिवालय सहायक बिहार दरोगा 2022 बिहार के सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एडुटेरिया का। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? कह रहा है वित्त वर्ष जो 21 और 22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 1 का बी, सिंगापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वित्त वर्ष 21-22 में सिंगापुर से सबसे अधिक एफडीआई 83.57 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक एफडीआई अमेरिका तथा मॉरिशस से प्राप्त हुआ है। राज्यों में सबसे अधिक एफडीआई कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? वन्य जीव को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वाडोर इसका सही आंसर होगा। सभी ये क्वेश्चन करंट का है। हम आप लोग से पहले भी बता चुके हैं कि इस सीट में हम लोग केवल करंट अफेयर, जीके और जीएस का पोर्शन देखने वाले हैं। इसमें हम लोग रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? एक जिला एक शिल्प नामक अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले की स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला एक शिल्प नामक अभियान की शुरुआत की है। एक जिला एक उत्पाद नामक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद नामक जो अभियान है वो उत्तर प्रदेश, और एक जिला एक शिल्प जो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। आइए आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? ये सभी करंट के क्वेश्चन हैं, आप लोग इसे याद करिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया गया है? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन सी, चिनाब नदी इसका सबसे ऊंचे रेलवे पुल का हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसमें कुछ जानकारी ले लेते हैं। जो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 467 मीटर होगी तथा नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर होगी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एग्जाम में सबसे ज़्यादा, हर एक एग्जाम में सूचकांक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप लोग सभी सूचकांक को याद करिएगा। लोकतंत्र सूचकांक इसमें पूछ रहा है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन सी, 46 हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है, जबकि पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड है। आइए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? विद्युत उत्पादन के मामले में, तो सही आंसर होगा 6 का सी, तीसरा स्थान इसको प्राप्त है। देखिए, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का अमेरिका व चीन के विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त है। विश्व में जो है तीसरा इसलिए है कि पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन और तीसरा स्थान पर हमारा भारत है। देश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता जनवरी 2021 तक तापीय विद्युत का 61.5% और जल विद्युत क्षमता में 12.2% और नाभिकीय विद्युत क्षमता में 1.8% तथा नवीकरणीय विद्युत का भाग 24.5% था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रत्यक्ष बोर्ड कह रहा है इसमें,
ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी संगीता सिंह इसका सही आंसर होगा। संगीता सिंह को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने जेबी महापात्रा का स्थान लिया है। इनके पहले जेबी महापात्रा जो थे वो सीबीडीटी का अध्यक्ष थे, लेकिन अब संगीता सिंह हो गई हैं। इसकी स्थापना जो सीबीडीटी का स्थापना है ये 1964 में किया गया था तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 6 क्रिकेट विश्व में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला, तो 8 का सही आंसर ऑप्शन सी मिताली राज हो जाएगा। देखिए जो मिताली राज है, भारतीय महिला क्रिकेट मिताली राज दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लिया है। इन्होंने 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 तथा 2022 के महिला क्रिकेट विश्व कप में भाग लेकर यह उपलब्धि हासिल की है। पुरुष क्रिकेट में भारत के सचिन तेंदुलकर तथा पाकिस्तान के जावेद मियांदाद को 6 विश्व कप में भाग लेने का गौरव प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं। 9, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? बिहार के बारे में पूछ रहा है और 21-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी तीसरा हो जाएगा। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का तथा सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है, जबकि लीची एवं मखाना के उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है। याद रखिएगा, लीची और मखाना में हमारा बिहार पहला है, जबकि सब्जी के मक्का के उत्पादन में और सब्जी के उत्पादन में तीसरा है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी UNFPA इसके द्वारा यूनाइटेड, इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस फाउंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, इसका फुल फॉर्म होता है, द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है। इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कैसा होता है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी बराबर हो जाता है। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार होता है। तृतीय नियम के अनुसार होता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड होता है। तो 12 का आप देख लीजिएगा, संवेग का होता है, इसका संवेग का फॉर्मूला जो होता है द्रव्यमान गुने वेग, इस पे निकलेगा तो 400 गुने 0.25 से गुना कर दीजिएगा तो 100 kg मीटर ये पर सेकेंड आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पे है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्यमान पे होती है। जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में रहना चाहता है, यही जड़त्व कहलाता है। इसका मात्रक और विमा नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, द्रव्यमान का ना ही मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? पूछ रहा है किस उत्तोलक के लिए होगा, तो इसका सही आंसर होगा 14 का ऑप्शन सी
ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच होता है। जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच हो वहीं उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ, इसी में उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। देखिए, जैसे यदि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है तो यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। जैसे में किसान का हल हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, बंसी हो गया, चाकू एवं झाड़ू आदि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? क्वांटम सिद्धांत, तो इसका सही आंसर होगा 15 का ऑप्शन ए, मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा होता है। देखिए, शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा होल्स की संख्या समान होती है। जो शुद्ध अर्धचालक है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आवृत्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? जो जल के सतह पर तेल अगर गिराया जाता है तो उसकी पतली जो परत होती है वो कई रंगों की दिखाई देती है। वही पूछ रहा है कई रंग दिखने का आखिर कारण क्या होता है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन बी, व्यतिकरण के कारण ये होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? टाइलिन एंजाइम का स्रोत हम जानते हैं, हमारे लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। देखिए, मनुष्य के लार में लगभग 99% जल तथा शेष 1% ही एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन एवं एक लाइसोजाइम। जो टाइलिन है यह एंजाइम मंड को शर्करा यानी कि माल्टोज में परिवर्तित करता है, और लाइसोजाइम यह एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन और कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हेलोटिज्म। हेलोटिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा, हेलोटिज्म। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो देखिए, 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, ये गलत हो जाएगा। देखिए, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। देखिए, जो विषाणु होते हैं वो सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं उनमें। ये किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइम का संश्लेषण करने लगते हैं। इसमें डीएनए या आरएनए की मौजूदगी होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसमें ये बाकी सब पाए जाते हैं लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाए जाती हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ट्रैकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो डॉट डॉट द्वारा होता है। ट्रैकोमा यहाँ किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु। ट्रैकोमा जो है ये नेत्र संबंधित रोग है जो जीवाणुओं के कारण होता है, जो एक संक्रामक बीमारी है और यह क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? निगेटिव, हमेशा आप लोग से बोलते रहते हैं कि आप लोग निगेटिव पे ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? ए में है, टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन होता है, सही है। सेब का लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है,
सेब का लाल रंग के कारण एंथोसाइनिन होता है, ये बिल्कुल सही है। और लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन है, ये भी सही है। जबकि पपीते के पीले रंग के कारण सेलेनिन है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो हमारा आंसर यही होगा। देखिए जो पपीता है, पपीते में उपस्थित कैरिका जैंथिन वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है, ये सेलेनिन इसमें नहीं होगा, इसमें कैरिका जैंथिलिन वर्णक होगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पोमोलॉजी फलों की खेती, जेरोटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन, इनमें से सभी, इसमें से सभी आंसर सुमेलित है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पोस्वाह या फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है फ्लोएम जल एवं खनिज का वहन करता है, ये गलत है, ये जाइलम द्वारा होता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। सी में है फ्लोएम एक साधारण उत्तक है। डी में है फ्लोएम पादप को फल प्रदान करता है। इसमें से कौन सा कथन सही है उसी को देखना है, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। देखिए जाइलम और फ्लोएम एक संवहनीय ये जटिल ऊतक होते हैं। जाइलम के कारण पौधे अपनी जड़ों से जल और खनिज की अवशोषित करते हैं और पौधों के तने, पत्तियों, फूलों एवं बाकी हिस्सों में इसे पहुंचाते हैं। फ्लोएम एक संवहनीय जटिल ऊतक है जो पौधों के हरे भागों से पौधों के बाकी हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान तैयार घुलनशील कार्बनिक यौगिक को स्थानांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है? गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी सेंट्रोमियर इसका सही हो जाएगा। देखिए गुणसूत्र को क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे बिंदु का नाम सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र का आकार निश्चित, सेंट्रोमियर जो होता है वो गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है और प्रत्येक क्रोमैटिड में 2 या 2 से अधिक अत्यंत महीन कुंडलिक धागों के समान संरचना होती है जिन्हें क्रोमोनीमाटा कहते हैं। क्रोमैटिड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषक प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है यही पूछ रहा है, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन ए गर्भनाल हो जाएगा। यही इसका भ्रूण को पोषक जरायु यानी कि एवं आपरा माने जरायु, कोरिन या प्लेसेंटा द्वारा ही भ्रूण को पोषक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा WTO। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना WTO है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन ने कृषि सब्सिडी को एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में विभक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, तारापुर समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तारापुर समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा का पूर्ण परिवर्तनीयता। मुद्रा का पूर्ण परिवर्तनीयता इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस समिति के सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन सी, RN मल्होत्रा समिति के सिफारिश पे की गई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, YV रेड्डी।
देखिए 1998 में मुद्रा आपूर्ति का अवधारणा में परिवर्तन हेतु सुझाव देने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई रेड्डी की अध्यक्षता में समिति गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। यह योजना राज्यों के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले बीपीएल परिवारों में से सबसे गरीब परिवारों को शामिल किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है? कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो इसका सही आंसर 108 का ऑप्शन ए मैग्नीशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 109 पे। क्वेश्चन नंबर 109 है नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं। नौसादर जो है और नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को कैसे पृथक किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जाता है, यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर 109 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 110 पे। प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 110 का ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। प्रोटॉन का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक की तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होते हैं? कौन ऐसा इसमें चारों ऑप्शन में कौन ऐसा एक यौगिक है जिसके तुल्यकारी भार और आणविक भार एक समान होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए NaCl हो जाएगा। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl में दोनों तत्व Na व Cl की संयोजकता एक है, अतः इसका तुल्यकारी भार आणविक भार समान होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण दीप्त होता है? श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो 112 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंद ऑक्सीकरण के कारण। देखिए श्वेत फास्फोरस जो है अधिक क्रियाशील के कारण वायु की ऑक्सीजन के साथ मंद गति से अभिक्रिया करके दीप्त हो जाता है, अतः इस प्रक्रिया को मंद दहन या मंद ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? जो किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो 113 का सही आंसर ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा से होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? तो ए में है सिल्वर आयोडाइड, ये गलत है। बी में है सिल्वर क्लोराइड, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में है जिंक फॉस्फाइड जो चूहे का विष, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जिंक सल्फाइड फिलासॉफर वुल, ये भी गलत है। देखिए जो हर्न सिल्वर है वो सिल्वर क्लोराइड होता है, और कृत्रिम जो वर्षा है वो सिल्वर आयोडाइड होता है, और चूहे का विष ये तो सही है जिंक फॉस्फाइड, और फिलासफर जो वुल है वो जिंक ऑक्साइड होता है, ये ना कि जिंक सल्फाइड। आइए क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन व्यापार। देखिए ये ए में दिया है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, ये सही है। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, ये भी सही है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, ये भी सही है। जबकि कार्बन व्यापार है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होगा, ये कार्बन व्यापार जो है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 116 है निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो 116 का सही आंसर ऑप्शन ए आइस कोर होता है। हिम तत्व जो आइस कोर है किसी ग्लेशियर या बर्फ के चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर जो है वो अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच
जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 116 है, 116 हो गया। क्वेश्चन नंबर 117 है, 117 में है जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 117 का सही आंसर ऑप्शन बी 1974 में इसको लागू किया गया था और इसे वर्ष 1988 में संशोधित कर दिया गया था। 118 क्वेश्चन नंबर है 118, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बने होते हैं। पॉलीथीन की जो थैली है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो पॉलीमर से बने होते हैं। देखिए, पॉलीथीन एथिलीन यानी कि C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है। पॉलीथीन में एलिथीन के अणु इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता, अतः वह स्वतः नष्ट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में ये केंद्र स्थापित किया गया है। मैनचेस्टर जो कहाँ है? इंग्लैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 120 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर के जो पिता चार्ल्स बेबेज हैं, कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के पितामह के नाम से जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। 121 नंबर है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए फुटबॉल हो जाएगा। और बास्केटबॉल से नेहरू कप संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 122 है, क्वेश्चन नंबर 122, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक हैं। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ई न्यूटन हो जाएगा। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक न्यूटन है। और क्वेश्चन नंबर 123 है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में कौन ऐसा पुरस्कार दिया जाता है? ए में है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और बी में अर्जुन पुरस्कार, सी में द्रोणाचार्य पुरस्कार और डी में ध्यानचंद पुरस्कार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए, ये जो राजीव गांधी पुरस्कार है, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय वियना में होता है। मतलब ओपेक का जो मुख्यालय है वो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन ओपेक है, इसका मुख्यालय वियना में स्थित है और इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी के विचारों के गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा विचार है जो गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? 125 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 126 पे। 126 है, 1857 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 में जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक जो सभा थी वह मध्यम वर्ग और जमींदारों तथा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती थी। 127 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक के नाम से जाना जाता है? ये जो अजात शत्रु था उसे कुणिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु को कुणिक उपनाम से जाना जाता है। यह बिंबिसार का पुत्र था। इसने अपने साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत काशी तथा वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसी के समय राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? इसमें से पूछ रहा है, इसमें से तीनों में से कौन ऐसी शासन व्यवस्था थी जो गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। बाकी कपिल वस्तु और वैशाली के लिच्छवी और कुशीनगर की मल ये सभी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 129 पे। क्वेश्चन नंबर 129 है, सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जहांगीर हो जाएगा। देखिए सर टॉमस रो तथा हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में भारत आए थे और सर टॉमस रो ने जहांगीर से भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार भी प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 130 है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1940। देखिए 22 से 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 131 है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो ये 1932 में जो है वो ऑप्शन डी अछूते के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 132 है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो ऑप्शन ए टीपू सुल्तान के साथ किया था। देखिए ये जो संधि थी वो 1792 में मैसूर के शासक सुल्तान के साथ की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के दौरान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुमारगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कुमारगुप्त का शासनकाल 450 से 470 ईस्वी के शासन किया था। ये 450 से 470 ईस्वी तक। वेनसांग तथा इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा की है। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे 1198 ईस्वी में जलाकर ध्वस्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 134 पे। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। देखिए 24 सितंबर 1873 ईस्वी को सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मवाद तथा उसकी कुरीतियों को विरुद्ध आवाज उठाना था। इस समाज ने मूर्ति पूजा तथा कर्म कांडों का विरोध भी किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 135 पे। विश्व ग्लोब का निर्माता है, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मार्टिन बैहम हो जाएगा। और विश्व मानचित्र का निर्माण करता मेंडर, ये जो मेंडर है इसे विश्व मानचित्र के निर्माण करता है। और जो भूगोल के जनक जो होते हैं, जो भूगोल के जन्मदाता है वो हिकैटियस हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। पृथ्वी सूर्य के नज़दीक कब होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य की सबसे दूर होती है। और 3 जनवरी जो है उसको हम उपसौर के नाम से जानते हैं और 4 जुलाई को जो सबसे दूर होती है उसे हम अपसौर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्वार्टजाइट हो जाएगा। क्वार्टजाइट जो चट्टान है वो अवसादी नहीं है, ये कायांतरित चट्टान है। देखिए अवसादी चट्टान में बलुआ चट्टान, देखिए सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट, कोला ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? केवल ठोस माध्यम से कौन ऐसी तरंग है जो केवल ठोस में ही गुजरती है? वो है एस तरंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये एस जो तरंग है इसे हम द्वितीयक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। इसका औसत वेग 4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग करता है? कौन ऐसा जल डमरू मध्य है जो अलास्का को रूस से अलग करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बेरिंग
बेरिंग जल डमरू मध्य हो जाएगा। और जो जिब्राल्टर है, जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य वह यूरोप एवं अफ्रीका को अलग करता है। और डोबर जो है वो ब्रिटेन एवं फ्रांस को, और फ्लोरिडा एवं वेस्ट इंडीज को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 140 पे। 140 है, म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य कौन है? जो म्यांमार से सबसे, हमारा भारत का कौन ऐसा राज्य है जो म्यांमार से सबसे ज़्यादा मतलब संबंध बनाता है, सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है? वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी सीमा म्यांमार से सबसे अधिक लगती है। और देखिए इसमें बांग्लादेश जो है, जो बांग्लादेश है वो उसकी सीमा जो हमारा पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा लगता है। और जो नेपाल है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक, और जो भूटान है उसकी सीमा असम से सबसे अधिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी, जैसे सुबनसिरी, कामेंग, मानस और ब्रह्मपुत्र, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी, कामेंग, मानस ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? कौन सा ऐसा झील है जो केरल में नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुलिकट। जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, ना कि केरल में। ये बाकी वेम्बनाड, पेरियार और अष्टमुडी ये तीनों केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं, भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसका प्रतिनिधित्व पंचायती राज व्यवस्था करता है? ऑप्शन ए में है सामुदायिक विकास, ऑप्शन बी में है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी में है लोगों की हिस्सेदारी, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 144 का सही आंसर ऑप्शन बी, बीजी खेर हो जाएगा। 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रदान यानी कि सौंप दिया था। ऑप्शन नंबर 145 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? ये मत देने का जो अधिकार है हमारा, वो कौन सा अधिकार कहलाता है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, या प्राकृतिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। मत देने का जो अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 146 पे, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो बोहरा समिति है, जो इसकी स्थापना जो है 1993 में किया गया था, और ये राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ से ये समिति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? देखिए, जो कार्यपालिका और विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा, ये ऑप्शन बी, द्वितीयक प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। देखिए, ये द्वितीयक प्रशासनिक आयोग जो ये तीनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 148 है, राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार का पूछ रहा है इसमें। मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का जो निर्धारण है वो ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है 164 के 5 के तहत। क्वेश्चन नंबर है 149 है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते? किस अनुच्छेद के तहत? 149 का सही आंसर ऑप्शन ए, 170। 170 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते, जबकि अनुच्छेद 171 का ए के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 150 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन के तहत
44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो किया गया था, हमारे राष्ट्रपति किसी भी मामले पर एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसलिए इस तरह हम लोग का 150 क्वेश्चन पूरा हो गया और हम लोग इसमें केवल जीके, जीएस और करंट का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।